जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेश के एम उपखंड अधिकारी रिया बड़ी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज का जो अपना वीडियो है जो सामान्य जनता से संबंधित है, एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है जिसके बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है। हर वो व्यक्ति जिसके पास जमीन है, जायदाद है, संपत्ति है, तो उसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी समय एक ऐसा मौका आता है जब उस तरह की न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप जो मन में सोच रहे हैं उसी के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। मतलब आपके मन में एक चीज आती है, स्टे, निषेधाज्ञा, ऑर्डर। तो मैं उस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। स्टे होता क्या है, राजस्व न्यायालय में स्टे किस प्रकार मिलता है, स्टे क्यों लिया जाता है, स्टे किस प्रकार लिया जाता है, स्टे लेने में कितना समय लगता है, और सबसे बड़ी बात स्टे लेने के क्या फायदे हैं। और सबसे लास्ट एंड फाइनल की बात मैं कहूं कि स्टे लेने के पश्चात अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उसके लिए कौन सी सजा का प्रावधान है उसका जिक्र भी मैं अपने इस वीडियो में शेयर करना चाहूंगा। तो मैं इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और थम्स अप करके साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे जो वीडियो है प्रशासन के संबंधित या एजुकेशन से संबंधित वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आशा है मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाए कि स्टे आखिर होता क्या है और स्टे लेने के क्या फायदे हैं। अब मैं आपसे बात करूं, आपके पास जमीन है लेकिन जमीन पर किसी ने कब्जा कर दिया, जबकि सारे कागजात, सारे प्रूफ आपके पास है। कोई आपकी मर्जी के बिना आपकी जमीन में कोई निर्माण कर रहा है, कोई आपकी मर्जी के बिना आपकी जमीन पे बने हुए निर्माण को ध्वस्त करना चाहता है, कोई आपकी संपत्ति का अवैध कूट रचित व्याख्या करके उसका हस्तांतरण करना चाहता है, बेचान करना चाहता है, या उस संपत्ति को खत्म करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपके गलत तरीके से वारिसान बनकर कूट रचित रचना करके फर्जी रजिस्ट्री कराने के पश्चात उस जमीन को, उस संपत्ति को बेचने का प्रयास करता है और साथ ही संपत्ति में बिना आपकी मर्जी से प्रवेश करने का प्रयास करता है। और साथ ही में कोई विभिन्न प्रकार के विभाग है, बिना आपकी अनुमति के माध्यम से भी आपकी जमीन से अगर कोई निर्माण करना चाहते हैं तो उस प्रकार के निर्माण को रोकने के लिए आपके पास एक ही रामबाण का इलाज है जिसका नाम है स्टे या निषेधाज्ञा या व्यादेश। सबसे बड़ी बात है, साथ में स्टे इसलिए भी लिया जाता है कि कोई भी आपका पक्षकार है, जो पड़ोसी है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी जमीन से आपको बेदखल करने का धमकी देती है या बेदखल करने का प्रयास करता है, या आपकी संपत्ति पे अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करता है, निर्माण करने की बात करता है, या आप जो निर्माण करने का कोशिश कर रहे हैं उसको कोई व्यक्ति तोड़ने का प्रयास कर रहा है, ऐसे संबंधित जो भी मामले आते हैं उस मामलों को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर की आवश्यकता होती है। और आप सभी कहते हैं कि भाई रुक जाओ, न्यायालय जाओ, राजस्व न्यायालय जाओ, एसडीएम साहब से पास जाकर या आरडब्ल्यू साहब के पास जाकर या रेवेन्यू बोर्ड में जाकर तुरंत प्रभाव से स्टे ले आओ ताकि आप अपनी प्रक्रिया को जारी कर सको। तो ये तो बात क्यों चाहिए? अगर आपके मन में आता है, इतना बात आपके बताने के पश्चात आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, आखिर स्टे होता क्या है, क्या होता है स्टे? अगर स्टे का शाब्दिक अर्थ माना जाए तो स्टे का मतलब होता है आदेश देना। स्टे का आदेश, इसका मतलब होता है व्यादेश होता है, इसका मतलब निषेधाज्ञा, किसी मतलब कुल मिलाकर किसी व्यक्ति को दिया जाना, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाने वाला एक न्यायिक आदेश है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने से रोकता है। मतलब अगर आपकी संपत्ति में प्रवेश कर रहे हैं तो आप प्रवेश ना करने के लिए आप निषेधाज्ञा ला सकते हो। यदि कोई व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा तो प्रवेश के लिए आप निषेधाज्ञा ला सकता हो। यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति का हस्तांतरण करना चाहता है, आपकी मर्जी के बिना बेचान करना चाहता है, उस बेचान को रोकने के लिए आप स्टे ला सकता हो। सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको आपकी मर्जी के बिना आपकी जमीन में कोई व्यक्ति
निर्माण करना चाहता है उस निर्माण को रोकने के लिए आप राजस्व न्यायालय में आप स्टे ले कर आ सकते या निषेधाज्ञा या व्यादेश जिसकी व्याख्या अगर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की बात करें तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188-92 ए में दिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्थायी निषेधाज्ञा का प्रावधान कर सकता है जो एक डिक्री के रूप में होता है। लेकिन साथ ही यदि कोई वाद ला रहा है, वाद के साथ ही व्यक्ति अस्थायी निषेधाज्ञा जिसको मुख्य रूप से बोलते हैं स्टे ऑर्डर, मतलब किसी कार्य को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से अस्थायी रूप से जो निषेधाज्ञा लाई जाती है, जो व्यादेश लाया जाता है, उसको स्टे ऑर्डर कहते हैं, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में दे रखा है। कोई भी व्यक्ति जिसके संपत्ति में अवैध रूप से हस्तांतरण किया जा सकता है, बेचानामा किया जा सकता है या भाग किया जा सकता है, बिना तरमीम संपत्ति को बेचान किया जा सकता है, ऐसे मामलों को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से राजस्व कोर्ट में, चाहे एसडीएम साहब का कोर्ट हो, चाहे आरडब्ल्यू का कोर्ट हो या रेवेन्यू बोर्ड का कोर्ट हो, उस कोर्ट के माध्यम से स्टे ऑर्डर लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात 212 में जो अस्थायी स्टे ऑर्डर किया जाता है वो वाद लाने के पश्चात किसी भी समय डिक्री होने से पूर्व कभी भी वो वाद के साथ प्रार्थना पत्र के रूप में स्टे पेश करके स्टे ऑर्डर लाया जा सकता है। अगली बात आती है आखिर स्टे आपने समझ गए, स्टे क्यों लिया, स्टे आप समझ भी गए। और सबसे बड़ा स्टे दे कौन सकता है? यदि आपके पास राजस्व संपत्ति है, मतलब राजस्व संबंधी जो कृषि संबंधी संपत्ति है, उस संपत्ति के संबंध में स्टे या निषेधाज्ञा देने का प्रावधान केवल राजस्व कोर्ट को है, जिसमें मुख्य रूप से जो ओरिजिनल कोर्ट है, मूल न्यायालय है या मूल न्यायालय है, जो एसडीएम या असिस्टेंट कलेक्टर का जो न्यायालय होता है, जो ओरिजिनल राजस्व न्यायालय होता है, उसके माध्यम से आप स्टे ऑर्डर ले सकते हो। साथ ही एक अपीली न्यायालय होता है जो RAA राजस्व अपीलेट अथॉरिटी का जो न्यायालय होता है, जो राजस्व न्यायालय होता है, उसके माध्यम से आप अपील करने के पश्चात वहां से भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हो। और साथ एक रिविजनल न्यायालय होता है, रिविजनल राजस्व न्यायालय होता है, जो रेवेन्यू बोर्ड होता है, जो राजस्व न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके माध्यम से भी आप स्टे ऑर्डर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है स्टे के लिए आपको क्या करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, यदि किसी व्यक्ति के संपत्ति का अवैध रूप से हस्तांतरण, बेचानामा और निर्माण या निर्माण को ध्वस्त करने का जो प्रयास किया जाता है, उस प्रयास को रोकने के लिए स्टे लाया जाता है। और स्टे लाने के लिए आपको राजस्व न्यायालय की ओरिजिनल न्यायालय, मुख्य रूप से असिस्टेंट कलेक्टर के न्यायालय में 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में आपको प्रार्थना पत्र वाद के साथ, मतलब परिवादी को वाद पत्र के साथ साथ अपना प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ेगा। उस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने के पश्चात राजस्व न्यायालय के माध्यम से आपको स्टे ऑर्डर दिया। और सबसे बड़ी बात जो आपको अस्थायी निषेधाज्ञा दिया जाता है, स्टे ऑर्डर दे करता है, टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाता है, वो मुख्य रूप से वाद के प्रारंभ से लेकर लंबित होने के विभिन्न चरणों में जब तक वाद का पूर्णतः निस्तारण ना हो तब तक आप अस्थायी निषेधाज्ञा की और स्टे ऑर्डर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन उठता है कि कितने समय में आपको स्टे ऑर्डर मिल सकता है। तो मैं आपको ये निवेदन कर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, स्टे ऑर्डर आपको तुरंत तात्कालिक प्रभाव से भी मिल सकता है, क्योंकि संपत्ति में होने वाले परिवर्तन में अगर विलंब किया जाए तो संपत्ति के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए स्टे ऑर्डर की विषय वस्तु का औचित्य खत्म हो जाएगा। मतलब आपको स्टे ऑर्डर तुरंत प्रभाव से मिलता है। अगर और सबसे बड़ी बात है, स्टे ऑर्डर आपके न्यायालय के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है, स्टे ऑर्डर की जो सुनवाई, स्टे ऑर्डर का जो समय है वो आपके द्वारा प्रस्तुत किए प्रथम दृष्टया मामला आपके आचरण और अपूर्ण क्षति और आपके सुविधा संकुलन आपके पक्ष में होना यह डिसाइड करता है कि आपको कितने समय में स्टे ऑर्डर मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपके पक्ष में न होने पर स्टे ऑर्डर के लिए नोटिस जारी किया जाता है ताकि दोनों पक्षों की सुनवाई करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम बाउंड कि आपको तत्काल रूप से स्टे ऑर्डर देना पड़ता है। तो इसलिए टाइम बाउंड 1 दिन से लेकर मैक्सिमम 30 दिन के, मेरे अनुसार 30 दिवस के भीतर आपको स्टे ऑर्डर दिया जा सकता है। अगर आपको स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है तो आप उस स्टे ऑर्डर के लिए आप
अग्रिम राजस्व न्यायालय RW या रेवेन्यू बोर्ड में अपील करके आप स्टे ऑर्डर तुरंत प्रभाव से लिया जा सकता है। तो संपत्ति में होने वाले विवादों को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर तुरंत प्रभाव से आपको मिल जाता है और प्राप्त कर सकते हैं। लगता है आपने प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, लेकिन ऐसी कौन सी दशा है जिसके लिए आपको प्रार्थना पत्र अपने दावे के साथ पेश करना पड़ता है? तो ऐसी दशाएं होती हैं जो किसी भी काश्तकार को जो कृषि संबंधी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की जा सकती है। वाद में यह साबित हो जाए कि वादी जो स्टे ऑर्डर के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है कि वो ये साबित कर दें कि जो पक्षकार जिसने उसमें वाद या प्रार्थना पत्र में जिसको पक्षकार बनाया है वो उस संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात संपत्ति पर निर्माण किए हुए निर्माण को ध्वस्त कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, संपत्ति को कूट रचित रचना करके फर्जी रजिस्ट्री या बेचानामा हस्तांतरण कर सकता है या किसी विभाग द्वारा अनुचित रूप से उसकी जमीन पर कोई निर्माण या रास्ता या कोई भी क्रियाविधि कर सकती है। तब ऐसा करने पर संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। उस क्षतिग्रस्त संपत्ति को क्षतिग्रस्त या ध्वस्त या अवैध रूप से बेचान होने से रोकने के लिए राजस्व न्यायालय के माध्यम से स्टे ऑर्डर दिया जा सकता है। और इसमें स्टे ऑर्डर में संबंधित जो भी पक्षकार होता है उसको पाबंद किया जाता है कि आपको न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से यह आदेश दिया जाता है कि आगामी तारीख पेशी या जवाब आने तक आप इस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करोगे, किसी भी प्रकार का राजस्व और मौका संबंधी कोई भी परिवर्तन, रिकॉर्ड में कोई भी परिवर्तन आप नहीं करोगे। मतलब जहां जिस व्यक्ति का निर्माण हो चुका है, जिस प्रकार की जो संपत्ति जिस अवस्था में है उस संपत्ति को उसी अवस्था में रहने के लिए पक्षकारों को पाबंद किया जाता है ताकि उस संपत्ति को क्षतिग्रस्त न कर सके और जो वाद के साथ जो प्रार्थना पत्र जो परिवादी पेश कर रहा है उसको नुकसान न हो सके, संपत्ति क्षतिग्रस्त न हो सके। बात है स्टे ऑर्डर लेने का उद्देश्य ये है कि स्टे ऑर्डर लेने के लिए जो आपकी विषय वस्तु है जिसके लिए आप स्टे ऑर्डर लेना चाहते हैं वो विषय वस्तु आपके पास होनी चाहिए। अगर वो विषय वस्तु भंग हो जाती है तो स्टे ऑर्डर लेने का कोई औचित्य खत्म हो जाता है। उस विषय वस्तु के औचित्य को बनाए रखने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा स्टे ऑर्डर दिया जाता है। क्या स्टे ऑर्डर कोई भी ले सकता है? क्या स्टे ऑर्डर ऐसे ही मिल जाता है? क्या स्टे ऑर्डर क्या न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है? क्या स्टे ऑर्डर कोई वकील दिलवा सकता है? ऐसा कहीं नहीं है। कानून की नजरों में सभी व्यक्ति समान है। तो आपको स्टे ऑर्डर लेने के लिए विभिन्न प्रकार के जो मापदंड है, विभिन्न प्रकार के जो प्रायोरिटीज हैं, उसमें आपको खरा उतरना पड़ेगा। उस खरे उतरने में सबसे बड़ी बात है परिवादी जो वाद पत्र के साथ जो प्रार्थना पत्र पेश करता है, जो स्टे ऑर्डर लेना चाहता है, जिस प्रकार का अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है, तो उस परिवादी को अपने प्रार्थना पत्र या वाद में ये साक्षी पे अपने वाद पत्र के या प्रार्थना पत्र के साथ ये साक्षी या दस्तावेज पेश करना पड़ता है जिससे प्रथम दृष्टया ये साबित हो जाए कि अगर स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है तो उस संपत्ति को इतना अधिक नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई बाद में भविष्य में किसी प्रकार की नहीं की जा सकती। मतलब प्रथम दृष्टया उस संपत्ति की प्रतिरक्षा करने के लिए राजस्व न्यायालय को स्टे ऑर्डर देने के लिए मापदंड तय किया कि प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में या प्रार्थना पत्र जो पेश कर रहा उस प्रार्थना पत्र पेश करने वाले वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में होना चाहिए, जिससे ये साबित हो जाए कि परिवादी जो प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है वो ये साबित कर दें कि अगर यदि राजस्व न्यायालय ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो हमारी संपत्ति को अब पूर्ण क्षति होगी। उस चीज को रोकने के लिए दस्तावेजों को देखते हुए निर्णय दिया जाता है स्टे ऑर्डर की। मतलब परिवादी जो अपने साथ दस्तावेज पेश करता है, दस्तावेजों की प्रथम दृष्टया जांच करेगा और जांच के पश्चात जो परिवादी पेश का उसका मौखिक सुनवाई करने के पश्चात अगर वो लगता है कि उस संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए स्टे ऑर्डर दिया जाना आवश्यक है तो परीक्षण के आधार पर वो स्टे ऑर्डर की व्याख्या।
मतलब पहला प्रावधान है, जो पहला मापदंड है स्टे ऑर्डर देने के लिए है, वो प्रथम दृष्टि क्या मामला वादी या प्रार्थना पत्र पेश करने वाले के पक्ष में होना अनिवार्य है। दूसरा जो मापदंड है कि जो प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है परिवादी, उसके आचरण के बारे में भी व्याख्या की जाती है। क्या वो जो प्रार्थना पत्र या परिवादी जो प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्टे ऑर्डर देना चाहता है, क्या वो विद्वेषतापूर्ण तो नहीं है? क्या वो किसी को परेशान करने के हिसाब से तो स्टे ऑर्डर नहीं दे रहा? तो दूसरा मापदंड होता है, पहला मापदंड तो प्रथम दृष्टि या उसके पक्ष में, दूसरा उसका आचरण की व्याख्या की जाती है। और तीसरा जो प्रावधान है सुविधाओं का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मापदंड। मतलब परिवादी अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश करेगा जिससे ये साबित कर दे कि जो प्रार्थना पत्र में स्टे ऑर्डर उसकी सुविधा के पक्ष में। मतलब सबसे बड़ी बात है कि अगर स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो परिवादी को कितना नुकसान हो सकता है, परिवादी को नुकसान है, क्या उसकी भरपाई किसी धनराशि के माध्यम से हो सकती है, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान, स्टे ऑर्डर दिया तो जिससे विरुद्ध प्रत्याशियों के या प्रतिवादियों के विरुद्ध दिया, क्या उसकी भरपाई की जाती है? तो दोनों पक्षों की सुनवाई को गुण अवगुण को नजरिए को देखा जाता है। प्रथम दृष्टि नजरिए देखा है कि सुविधाओं का संतुलन किसके पक्ष में, और सबसे बड़ी बात है अपूर्णीय क्षति का मामला देखा जाता है। अगर स्टे ऑर्डर दिया जाए या नहीं दिया जाए तो अपूर्णीय क्षति हो सकती है, क्या उसकी भरपाई किसी धनराशि के माध्यम से संभव है? मतलब अपूर्णीय क्षति हो सकती है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, तब स्टे ऑर्डर राजस्व न्यायालय के माध्यम से परिवादी को स्टे ऑर्डर दिया जा सकता है। मतलब स्टे ऑर्डर मुख्य रूप से द्विपक्षीय मामला होता है जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों की सुनवाई का अवसर दिया जाता है। जब मामले द्विपक्षीय होते हैं तो दोनों पक्षों की सुनवाई करने के गुण अवगुण के पश्चात जांच करने के पश्चात स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है। लेकिन किंतु कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब न्यायालय के पास इतना रखता है कि द्विपक्षीय सुनवाई का जो नोटिस जारी होता है, अगर नोटिस जारी के पश्चात सुनवाई का दिनांक डिसाइड की जाती है तो उन दोनों जो समय होने की वजह विलंब होने की वजह से उस संपत्ति में हस्तांतरण बेचान परिवर्तन किया जा सकता है, तो प्रार्थना पत्र जाने का जो विषय वस्तु जो औचित्य वो समाप्त हो सकता है। तो उसको देखते हुए न्यायालय के द्वारा एक पक्षीय एक्स पार्टी स्टे ऑर्डर जारी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, स्टे ऑर्डर जो एक पक्षीय ऑर्डर दिया जाता है तो वो सुनवाई का अगला अवसर जो द्विपक्षीय सुनवाई होती है, मतलब एक पक्षीय स्टे ऑर्डर देने पर वो जो संबंधित जो परिवादी है, संबंधित जो वकील है, संबंधित जो प्लेडर है, तो शपथ पत्र के माध्यम से नोटिस को संबंधित पक्षकारों को एक तारीख पेशी के अनुसार पेश करेगा, ताकि और साथ शपथ पत्र साथ में अपना सदन करेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि उसने अपने जो पक्षकार है उनको सूचना दे दी है या उनका रजिस्टर्ड लेडी के माध्यम से उस सूचना के लिए प्रेषित। और सबसे बड़ी जो प्रेषित सूचना जो प्रेषित की जाती है, नोटिस जो भेजा जाता है, उस नोटिस के साथ जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों साथ साथ उसकी जो प्रार्थना पत्र जो पेश किया है, जो उसकी कॉपी उस नोटिस के साथ भेजी जाए। तब नोटिस होने के पश्चात दोनों पक्षों की यथोचित सुनवाई करने पश्चात अंतिम रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। किंतु कभी कभी अवस्था ऐसी होती है कि तात्कालिक रूप से अगर स्टे का आदेश नहीं दिया जाना आवश्यक हो जाता है, अर्थात सुनवाई करने का समय न तो न्यायालय के पास होता है और साथ साथ न्यायालय को ये समाधान हो जाए कि यदि तुरंत आदेश नहीं दिया जाए तो जो परिवादी जो आवेदक को ऐसा नुकसान होगा जो सुधार करने योग्य नहीं होगा। मतलब प्रथम दृष्टि मामलों हो, सुविधा संतुलन उसके पक्ष में हो, आचरण सही हो और अपूर्णीय क्षति हो, ऐसे मामलों में न्यायालय तात्कालिक रूप से स्टे देने का प्रयास करेगा और इस तरह की जो कठोर साक्ष्य है उसको साक्ष्य देने का भार परिवाद के ऊपर। ये भी देखा जाए कि आवेदक जिसने प्रार्थना पत्र पेश किया है, क्या वो जो उसके प्रतिकार जो पक्षकार है, जो उनकी संपत्ति में विभिन्न प्रकार जो परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रयास करने के साथ साथ अविलंब जल्दी आए या नहीं आए। कभी कभी लगता है कि परिवर्तन हो गया, 3 साल 4 साल बीत जाते हैं, उसके बाद स्टे लेने का प्रयास करते हैं,
वैसा नहीं, आपको स्टे तत्कालिक मतलब अपनी संपत्ति में होने वाली परिवर्तन को रोकने के लिए आप स्टे लेना अनिवार्य। मतलब प्रथम दृष्टया मामला हो, सुविधा संतुलन में आपके पक्ष में हो और पूर्ण क्षति का मामला हो, और सबसे बड़ी बात है जो स्टे ऑर्डर दिया जाता है वो सीमित समय के लिए दिया जाता है। हम भी जब भी अपना स्टे ऑर्डर जारी करते हैं तो उसमें लिखते हैं आगामी तारीख पे से या जवाब आने तक, जो मुख्य रूप से 30 दिवस का होता है। मतलब 30 दिवस के भीतर जो एक्स पार्टी आपने स्टे ऑर्डर दिया है वो उस आदेश की सुनवाई करना अनिवार्य है। अगर सुनवाई नहीं होती तो उस सुनवाई ना करने के पीछे जो भी न्यायालय को स्पष्ट रूप से अपना अभिलिखित कथन लिखित रूप में लिखना पड़ता है। अब आगे बात है, आपने जो स्टे ऑर्डर दिया उसका फायदा क्या है? तो इसका सबसे बड़ी बात है कि आपकी संपत्ति में विभिन्न प्रकार जो राजस्व रिकॉर्ड है या भौतिक रिकॉर्ड में होने वाले परिवर्तन को रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी संपत्ति का अवैध रूप से हस्तांतरण, बेचाननामा, बख्शिशनामा, दान पत्र, जो भी आपका रजिस्ट्री इत्यादि को रोक दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है आपकी संपत्ति पर होने वाले निर्माण को, अवैध निर्माण को रोक दिया जाता है, और साथ साथ में आपकी संपत्ति में जो निर्माण है उसको ध्वस्त होने से बचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है आपकी संपत्ति में विभिन्न प्रकार के विभाग, चाहे बिजली विभाग हो, पीएचडी विभाग हो, अन्य विभाग हो, आपकी संपत्ति से प्रवेश होने से रोका जा सकता है। सबसे बड़ी बात है आपकी संपत्ति पर दोषपूर्ण क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए स्टे ऑर्डर दिया जा सकता है। मतलब स्टे ऑर्डर का मुख्य रूप से ये फायदा होता है आपकी संपत्ति जैसी है उस अवस्था में रखी जाए। और सबसे बड़ी बात है स्टे ऑर्डर में कब्जा कास्त होता है और व्यक्ति को, काश्तकारों को कास्त होने से रोका नहीं जा सकता। कास्त वो करेंगे लेकिन बाकी सारे परिवर्तन होते हैं, राजस्व रिकॉर्ड परिवर्तन या भौतिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर लाया जाता है। अगली मैं आपसे बात करूं कि जो स्टे ऑर्डर आपने लिया है, अगर कोई इसका उल्लंघन कर दे, अवज्ञा कर दे, बात नहीं माने और जिस चीज़ का आपको स्टे ऑर्डर दिया है उसके विपरीत वो काम करें, जैसे स्टे ऑर्डर दिया है कि आप किसी प्रकार का भौतिक और राजस्व को परिवर्तन नहीं करें, उसके बावजूद भी प्रतिवादी व्यक्ति जो पक्षकार जिसको उन्होंने बनाया है या जिसको भी बनाया है, जिस कारण के लिए उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया उसका औचित्य खत्म होने की संभावना रहती है। और जिस व्यक्ति के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया है वो व्यक्ति उस संपत्ति में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते हैं, निर्माण करने या निर्माण को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं, तब कोड ऑफ कंडक्ट मानते हुए राजस्व न्यायालय उन पक्षकारों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। और उसमें मुख्य रूप से कार्रवाई उनकी पक्षकारों की संपत्ति को कुर्क की जा सकती है। उसके बावजूद भी अगर नहीं माने तो उन पक्षकारों को 3 महीने का सिविल कारावास की सजा दी सकती है। और सबसे बड़ी बात, उसके बावजूद भी ना माने तो कुर्क की संपत्ति 1 साल के पश्चात कुर्क की संपत्ति को बेचान करके, विक्रय करके उस संपत्ति में आने वाली धनराशि को परिवादी या प्रार्थना पत्र जिसने पेश किया हो उसके पक्ष में दी जा सकती है। अब सबसे बड़ी बात, जिसने स्टे ऑर्डर लिया है उसके विरुद्ध पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होते हैं, चाहे एक पक्षीय स्टे लिया हो या 2 पक्षीय स्टे लिया हो, पक्षकार उपस्थित होते हैं। तब वो न्यायालय उनकी भी सुनवाई करके उस स्टे ऑर्डर को मुक्त कर सकता है, प्रभावहीन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, फौरी परिवर्तन कर सकता है या उस स्टे ऑर्डर को अपास्त कर सकता है। यदि इस चीज में अगर प्रतिवादी अपना एक्सक्यूज देते हैं, अपने दस्तावेज पेश करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, अपनी चीजें पेश करते हैं, अपना साक्षी पेश करते हैं, उसके बावजूद बाद में ये लगता है कि परिवादी ने गलत तथ्यों के माध्यम से प्रथम दृष्टि की सुविधा संतुलन अपने पक्ष में करते हुए, गलत तरीके से करते हुए स्टे ऑर्डर लिया है, तो न्यायालय उस परिवादी के खिलाफ किसी के धारा के ऑर्डर 39 के अनुसार उसमें मैक्सिमम 50,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और वो जुर्माने की राशि जिन पक्षकारों के विरुद्ध स्टे ऑर्डर लिया है वो विद्वेषता पूर्ण रूप से लाया है, कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से लाए हैं, तो वो उन पैसों की भरी पूर्ति उन प्रतिवादी पक्षकारों के खाते में जमा की जा सकती है। साथ साथ में जिस
व्यक्ति के प्रतिवादी कि जिस व्यक्ति के वकील या प्लेडर ने भी गलत तथ्य पेश किए हैं तो उन वकील या प्लेडर के खिलाफ भी राजस्व न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है, जिनके लिए वो प्लेडर या वकील खुद स्वयं। और सबसे बड़ी बात है, जो स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है तो न्यायालय के द्वारा उस स्टे ऑर्डर का जांच की जा सकती है, परीक्षण किया जा सकता है, दस्तावेजों की कॉपी मांग सकते हैं, संबंधित पक्षकारों, संबंधित प्लेडर, संबंधित वकीलों से क्वेश्चन किया जा सकता है ताकि दस्तावेजों की पूर्ण सुनवाई के पश्चात उस स्टे ऑर्डर को, यदि एक पक्ष से स्टे ऑर्डर दिया है तो पूर्ण रूप से, अंतिम रूप से स्टे ऑर्डर दिया जा सकता है, या स्टे ऑर्डर गलत तरीके से दिया है तो सुनवाई करने पश्चात उस स्टे ऑर्डर को प्रभावहीन, फौरी परिवर्तन या फिर उसके स्टे ऑर्डर को अपास्त किया जा सकता है। अब आती है सबसे बड़ी बात है, स्टे ऑर्डर अपास्त की बात है। सबसे बड़ी बात है, यदि कोई वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र के माध्यम से ऑर्डर दिया गया और वाद खारिज हो जाता है तो प्रार्थना पत्र या स्टे भी स्वतः ही खारिज हो जाता है। लेकिन अगर प्रार्थना पत्र के बाद खारिज होने के पश्चात वाद को पूर्ण नंबर में लिया जाता है, पुनः वापस सुनवाई के लिए लिया जाता है, तो केवल वाद की सुनवाई होती है। स्टे ऑर्डर नए सिरे से आपको पेश करना पड़ता है, स्टे ऑर्डर स्वतः ही वापस इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो था, स्टे ऑर्डर क्या होता है, कैसे होता है। आशा है कि आप इस चीज को समझे होंगे। एक सरल भाषा में आपको स्टे ऑर्डर समझाया है ताकि एक कॉमन व्यक्ति स्टे ऑर्डर के बारे में जान सके और वो अपने न्यायिक अधिकारों को सीख सके, समझ सके, ताकि हमारा राजस्व प्रशासन आपके प्रति संवेदनशील होकर अधिक से अधिक आपके हितों की रक्षा करते हुए अधिक से अधिक फैसला दे सके। और सबसे बड़ी बात है, राजस्व न्यायालय जनता से जुड़ा हुआ न्यायालय होता है, जनता की बात सुनी होती है। और सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा न्यायालय होता है जो अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी जगह पर जाके सुनवाई का अधिकार रखता है। अपने क्षेत्राधिकार में जमीन पे बैठ के, खेतों में बैठ के वो सुनवाई का अधिकार रखता है। तो आशा करता हूं ऐसा न्यायालय आपके हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है और कार्य करता रहेगा। और राजस्व न्यायालय आपके हितों की पूर्ति हमेशा की है और हमेशा करता है। इस राजस्व न्यायालय की पूर्ति की वजह से जो विभिन्न प्रकार के जो संपत्ति में होने वाले परिवर्तन को रोकने के लिए सबसे पहली बात आती है राजस्व न्यायालय, एसडीएम कोड, आरओडब्ल्यू कोड, रेवेन्यू कोड। तो आशा करता हूं इस कोड में आपका विश्वास बना रहे और आपके अधिकारों की पूर्ति हो, आपका अधिकार आपको त्वरित गति से आपको न्याय मिल सके। तो आप स्टे ऑर्डर की इस व्याख्या को समझे ताकि आप उन चीजों की पूर्ति अपने हितों की रक्षा के माध्यम से करते हैं। आशा है मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर देखकर हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं, अगला जो वीडियो आपके कमेंट के अनुसार ही लागू बना सकूं और आपको प्रशासन के उन विचारों से रूबरू करा सकूं, ताकि आप प्रशासनिक गतिविधियों से, राजस्व गतिविधियों से सीधा आप रूबरू हो सकें। आशा है मेरा वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।